बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स जॉकेट स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम रोज़ाना हम इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अहम मैचेस पे डिस्कशन होती है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कल के मैच के हवाले से, तो अफ़गानिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड को जो है शिकस्त दे दी और वैसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, समझा जा रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम शायद कोई कम बैक करे, लेकिन इंग्लैंड की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं जा रही है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल पे भी इंग्लैंड की टीम अब 5वें नंबर पर स्टैंड कर रही है। तो ये देखना होगा कि आगे चल के इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस क्या रहती है, और गो के डिफेंडिंग चैम्पियन है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये जो मैच है अफगानिस्तान ने ये 69 रन से जीत लिया। 284 का टारगेट दिया था, तमाम खिलाड़ी आउट हो गए थे 49.5 ओवर्स में अफगानिस्तान के, लेकिन जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 215 रन पर आउट हो गई 40.3 ओवर्स में। आपको दूसरी बात हम ये भी बताते चलें कि आज जो एक मैच इस वक्त जारी है वो है श्रीलंका बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका ने अब तक जो है 204 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 40.2 ओवर्स का मैच हो चुका है। और उसके बाद ये भी आपको बताते चलें कि श्रीलंका ने जो है ये टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया था। 5.06 की औसत से जो है ना ये उनके रन्स बनाने की स्पीड है। कल का दिन जो है वो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच है। खैर नाज़रीन, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की टीम अब किस स्ट्रैटेजी से आगे जाएगी, आगे भी अहम मैचेस मौजूद हैं। जो हो गया सो हो गया। अब इसके बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से जो मैच है जो 20 तारीख को खेला जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान को एक तैयारी करनी है, और इस हवाले से जो है ना हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, तो आइए सबसे पहले जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं उनका आपसे हम तारुफ कराना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब फरहान फरीद। राजू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा आज हमारे साथ एक और जो है ना न्यू पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से जमील भाई? ठीक है जी। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट है जिनका ताल्लुक सिंध प्रीमियर लीग से है। मेंबर हैं सिंध प्रीमियर लीग के जनाब अथर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, तो सिंध प्रीमियर लीग पे भी बात होगी, साथ साथ और भी दूसरी चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, उनको भी शामिल करेंगे। जमील साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम, जिसे पहले शायद माजी में इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, और कुछ T20 वर्ल्ड कप और चीज़ों से उनकी थोड़ी सी अहमियत उजागर हुई, और अफ़गानिस्तान ने अपनी जो है ना वो कुछ अपसेट्स किए, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान को अब एक अच्छी टीम समझा जाता है। और अब जबकि हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम को शिकस्त देना और अच्छे बड़े मार्जिन से, क्या कहेंगे सर? जी जी, देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान ने सबके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है ये मैच जीत कर। जाहिर सी बात है कि अब देखें ना, एक ऐसा भी वक्त था कि जब अफ़गानिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया, और जिस अंदाज के अंदर गुरबाज खेला है, 80 रन 57 गेंदों पे, 8 चौके 6 छक्के और 4 छक्के, और मतलब मैच को इस तरह वो लेके चलें। 100 क्या कहते हैं 14 रन के ऊपर उनकी पहली विकेट गिरी है, और उसके बाद 190 रन पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद असल बुनियादी बात यह है कि जो आखिर के 4 प्लेयर थे उन्होंने तकरीबन 94 रन का जो ना इजाफा किया, जो एक ऐसा टोटल सेट कर दिया जो कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो मतलब उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। वजह यह थी कि जो इंग्लैंड की इनिंग थी, उनके जो स्पिनर्स थे, उनके स्पिनर्स ने 24 ओवर के अंदर जो है टोटल 94 रन दिए और 5 खिलाड़ी आउट किए। हाँ। और उनके फास्ट बॉलरों ने 26 ओवर में 189 रन देके जो है ना, और 5, तो ये जो फर्क था ना, इसका मतलब ये था कि जो इनिंग अब आएगी इंग्लैंड की, वो उनके लिए टारगेट चेस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास मोहम्मद नबी भी मौजूद थे, इनके पास राशिद खान भी थे, मुजीब भी थे, तीनों जो है वो टॉप क्लास बॉलर, स्पिन बॉलर हैं। बाकी जो उनके अपना स्पिन वो फास्ट बॉलर है फारूकी, और वो तो ये जो है ना ऐसा कॉम्बिनेशन था जो कि मुश्किल लग रहा था, और यही कुछ हुआ कि इन तीनों बॉलरों ने 8 खिलाड़ी जो है ना वो मतलब आउट किए, और पूरी इनिंग जो है 215 रन के अंदर उनकी सिमट गई। ये अपसेट
इस टूर्नामेंट का पहला अपसेट है ये वर्ल्ड कप का। इससे पहले 83 में अपसेट हुआ था जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। उसके बाद जो है 99 के अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। 2007 में आयरलैंड ने फिर पाकिस्तान को शिकस्त दे के बाहर किया टूर्नामेंट से वेस्ट इंडीज के अंदर, बॉब वुलमर जिसके अंदर आपको भी याद होगा वो जो केस हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर 2011 के अंदर फिर आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। तो ये इस तरह का एक हर वर्ल्ड कप के अंदर होता है, हो सकता है ये कुछ ना कुछ चीजें चली आ रही है इंग्लैंड के साथ। और अच्छा, लास्ट वर्ल्ड कप जिस तरह इंग्लैंड जीता और ये तमाम चीजें, आपसे अथर साहब जानना चाहूँगा कि आपने अगर इंग्लैंड की बैटिंग देखी हो तो शुरू से ही बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली थी नहीं सर। इनिशियली 10 ओवर्स में भी एक टीम का ओवरऑल एक बॉडी लैंग्वेज, एक स्टाइल पता लग जाता है। लेकिन इंग्लैंड की टीम जिस स्लो अंदाज में चल रही थी और जहां इजी गेंदें भी आ रही थी, वहां भी उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं नजर आ रही थी। क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही कहा। जो इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज थी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इंग्लैंड क्योंकि नंबर 1 टीम थी एज ए वर्ल्ड कप, आप देखें लास्ट चैंपियन थी वर्ल्ड कप की, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अफगानिस्तान को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया। वो इस तरह से आया कि अफगानिस्तान रैंक में जो जहाँ पे है और इंग्लैंड जिस तरह वर्ल्ड कप में जिस तरह लास्ट ईयर परफॉर्म करके आया और थ्रू आउट अभी जिस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही है, तो इंग्लैंड ने थोड़ा सा जो है उनको हल्का लिया, अफगानिस्तान की टीम को अंडर एस्टिमेट किया। हालांकि उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नबी गुल ऑलराउंडर मौजूद थे, राशिद खान T20 के नंबर 1 बॉलर जो है वो मौजूद थे इस वक्त, और वनडे में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट लिया और ईजी लेकर खेलने की कोशिश की। और क्रिकेट आपको पता है जिसका दिन अच्छा होता है, जिस दिन आप क्रिकेट के रिकॉर्ड्स पे अपना जाएँ, अब हम हिस्ट्री पर नहीं जाते बल्कि दिन पर जाते हैं, जिस दिन जो प्लेयर का दिन अच्छा होता है वो दिन परफॉर्म करता है। हमने एक बहुत बड़ी मिसाल सेट की अफगानिस्तान ने हमारे यंग क्रिकेटर्स के लिए भी, हमारे क्रिकेटर्स के लिए भी, कि देखें जिस दिन आपका दिन होगा आप उस दिन अच्छा खेलेंगे, आप पॉजिटिव माइंड के साथ जाएँ, आप बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अभी हमें मज़ीद कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। जावेद खलील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद खलील साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा एक और हमारे सीनियर पार्टिसिपेंट हैं जो कि रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, सैयद मुनीर कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर लिया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। जी जुनैद भाई, आप कुछ गैप के बाद आ रहे हैं जिसमें हमने बड़ा मिस किया आपको, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया मैच में और उसके बाद जो कुछ रहा, और अब अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है उसमें भी जो है वो इंग्लैंड यानी अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है। सर सबसे पहले तो चूँकि हम मिस कर चुके हैं, आप नहीं हमारे साथ मौजूद थे, सर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से क्या कहते हैं? ये जो कुछ हुआ आप इसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए? देखिए एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का मैच भूल के आगे जाना, वो फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड कप बहुत लंबा है, ये तीसरा मैच था पाकिस्तान का, एंड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट टीमों में से है जो इवन इस पोजीशन के बावजूद जो है ना 4th नंबर के ऊपर जो है ना वो खड़ी हुई है। और ये वर्ल्ड कप जो है ना वो फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं। हम इंग्लैंड को देख सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है। उनके कंपैरिजन में हम साउथ अफ्रीका को और न्यूजीलैंड को देख रहे हैं। इंडिया के ऊपर तो हम तवक्को कर ही रहे थे कि दे विल डोमिनेट दिस वर्ल्ड कप, वो हमें नजर भी आ रहा है। उनकी होम कंडीशंस हैं, उनके होम इक्वेटर्स हैं, आईसीसी इवेंट कम बीसीसीआई इवेंट ज्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल जो है ना मतलब बिसाइड इंडिया आई थिंक हमें बाकी टीमों की तरफ फोकस करते हुए ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है ना सेमीफाइनल और फाइनल के बाद इंशाल्लाह फाइनल और फाइनल के बाद किस तरीके से हम वर्ल्ड कप जो है ना वो जीतने में कामयाब होते हैं। भाई मुझे बताइएगा सर, जो कमेंट आया, जो आपने भी कहा कि जी ये आईसीसी इवेंट कम बीसीसी इवेंट ज़्यादा लग रहा है, और यानी ये जो है ये क्या ये चीज़ें जो हैं या ग्राउंड की कंडीशंस क्या एक अच्छी क्रिकेटिंग टीम के खेलने पर इफ़ेक्ट हो सकती हैं, असरअंदाज हो सकती हैं? क्या टीमें जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क जाके अगर वहाँ का क्राउड उनकी सपोर्ट ना कर रहा हो तो क्या वो अपना खेल परफॉर्म करना भूल जाती हैं? सर इस हवाले से बताइएगा। ये ख़राब कारकर्दगी थी, अपार्ट फ्रॉम ये कि हम सारे बहाने बनाएं। अब ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह, हम गेम में उनको हरा देते तो ये सारी बातें नहीं करनी पड़ती। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जब मैच जीत रहे होते हैं तो हमारी तमाम जो ना वो खामियां जो ना वो जीतने के ऊपर जो ना वो एडीएस हो जाती हैं। जब हम मैच हारते हैं तो हमारे जो ना वो दफन मुर्दे भी जो ना उखाड़ दिए जाते हैं। जिस तरीके से हमने श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला, वी ऑल अप्रिशिएट आवर बैटिंग बट वी फॉरगॉट टू क्रिटिसाइज आवर बॉलिंग। अगर
अगर लेट्स सी कि अगर हमने 344 रन बनाए बट ऑन द कंपैरिजन हमने 344 रन खाए भी तो है। श्रीलंका की बैटिंग ऐसी नहीं थी जिसके खिलाफ हमें 344 रन जो ना वो खा लेने चाहिए थे। और यही जो ना वो बेसिकली प्रॉब्लम हमारे साथ इंडिया के सामने हुआ। हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई, हमारी बॉलिंग हमें कवर ही नहीं कर सकी। हम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वी वर वेरी एक्साइटेड दैट वी हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनर। वर्ल्ड कप शुरू होते ही हमें अंदाजा हो गया कि वी आर अ प्रीटी एवरेज यूनिट इन द बॉलिंग। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। हमने पिछले 4 सालों में अच्छे स्पिनर्स जो ना वनडे के लिए तैयार नहीं किए। जो हमारी T20 की टीम है वही T20 की टीम उठा के हमने जो ना वनडे के लिए भेज दी। आई डोंट नो कि मतलब टीम मैनेजमेंट और हमारी सिलेक्शन जो ना वो किस तरीके से काम करती है। अगर वन मैन शो चलाना है तो फिर टीम का यही हाल होगा, ऐसे ही होगा। फिर इतने बड़ी स्टाफिंग, प्रेसिडेंट, आपका सेलेक्टर्स, इनके ऊपर हम क्यों जो ना अपने पैसे जाया कर रहे होते हैं। इससे तो बेहतर है कि हम ये सारे पैसे जो ना ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर जो ना वो लगा दें। मे बी हम इनसे बेहतर क्रिकेटर्स निकालने में कामयाब हो जाए। और जहां तक सवाल रहा आपकी अपनी कारकर्दगी का, देखें अपनी कारकर्दगी जो है ना पर आदमी को खुद जो है ना वो सोचना चाहिए कि हम इतना बड़ा इवेंट खेलने के लिए आ रहे हैं, उनकी होम कंडीशंस क्या होंगी। अब इंडिया ने जिस तरीके की पिचेस आपको बना के देनी थी, उसके अंदर स्पिनर्स और मुश्किल से उनके फास्ट बॉलर्स और साथ साथ जो ना बैटिंग पैराडाइज जो ना वो होनी चाहिए थी। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जो ना स्टेप आउट होके उनके ऊपर हिट कर सकें, उनको काउंटर जवाब दे सकें। आप वो पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। आप जो है ना आप हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गए, जो बेसिकली टीम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, आउटस्टैंडिंग टीम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। उसकी रीजन ये है कि हमने पिछले पूरे 4 सालों में ना हमने, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना इंग्लैंड ने अपनी स्पिन अटैक के ऊपर जो ना वो ज्यादा काम नहीं किया। जबकि हमें सबको पता था कि हमने वर्ल्ड कप जो ना वो इंडिया के अंदर आके खेलना है। अगर आप चेक करें साउथ अफ्रीका का महाराज, शम्सी, हम इंडिया को देखें, जडेजा, कुलदीप यादव, अश्विन जो ना वो बाहर बैठा हुआ है। न्यूजीलैंड को देखें आप, उनके जो है ना वो बेसिकली जडेजा और एक और जो उनके जो ना जो स्पिन बॉलर, हाँ सेटनर, ये सारे वो लोग हैं जो बेसिकली प्रॉपर तरीके से जो ना वो पिच रीड कर आके जो ना वो बॉलिंग जो ना वो करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ना वो अगर हम चेक करें तो हम नाम लेकर ही बैठे हुए। अगर कोई विकेट नहीं ले रहा पिछले 5 मैचों में, बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो क्योंकि वो वाइस कैप्टन है और कैप्टन की मेहरबानी है उनके ऊपर शामिल है, तो वो परमानेंटली। अच्छा सर, अब कल का जो मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, अफगानिस्तान की कारकर्दगी अच्छी थी या फिर ये कि इंग्लैंड they didn't play with their full force and with their souls, मतलब वो बस ऐसी तरह बददिली से कल इंग्लैंड की टीम खेलती हुई नजर आई। क्या कहेंगे सर? देखें, एक्चुअली इंग्लैंड के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम हुई है, जो वो पहला मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनका थोड़ा सा मॉरल जो ना वो डैमेज हो गया। कल अगर हमने जिस तरीके से अफगानिस्तान को खेलते हुए देखा, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर के ऊपर शुरू से जो ना वो अटैक की। मैं तो ये बोलता हूँ इंग्लैंड फॉर्चुनेट है जो 300 से ज्यादा रन उनके ऊपर पड़े नहीं। अगर गुलबाज जो वो रन आउट नहीं होता, तो जिस तरीके से वो मूड में लग रहा था, तो लग रहा था 150 से 160 रन की जो ना वो इनिंग खेल के चला जाएगा। अच्छा, वो कोई अग्रेसिव जो ना वो कोई उठा के छक्के चौके नहीं मार रहा था। वो पूरा जो ना वो आपका ग्राउंड शॉट और प्रॉपर तरीके से जो ना वो कर रहा था। और इंग्लैंड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड इनिंग में ड्यू होगी और उसके बाद जो ना इनके स्पिनर्स जो ना वो काम करना बंद हो जाएंगे। बट फॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के लिए कि उसके ऊपर ड्यू नहीं हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर सेम वही चीज जो स्मिथ के ऊपर हुई थी, सेम वही चीज कल ब्रेस्टो के ऊपर हुई, लेग स्टंप के ऊपर जो ना बॉल खाई, इन स्विंग जो ना वो बॉल हो रही थी, उसने DRS कॉल किया और अंपायर और थर्ड अंपायर की जो ना हिसाब से वो बॉल जो ना अंपायर्स कॉल जो ना वो, I think this is one of the biggest question mark on DRS as well, कि ये DRS कैसे जो ना वो चल रहा है। अगर हम फोकस उसको करके देखें तो ब्रेस्टो की 2 विकेटें हमें जो ना ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप नजर आ रही है। लेग स्टंप के ऊपर बॉल लगी है, बॉल इन स्विंग हो रही है। कैसे जो ना वो जाके जो ना अंपायर्स कॉल के ऊपर विकेट लग सकती है। I think this is one of the biggest question mark on DRS, और तमाम क्रिकेटिंग नेशंस को, स्पेशली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दोनों शिकार उन्हीं के हुए हैं, तो वो बेसिकली दोबारा से रिव्यू करेंगे DRS सिस्टम को। ठीक है सर, ठीक है सर। बस आज के मैच के हवाले से बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, किसके ज्यादा चांसेस देख रहे हैं? वेरी डिसअपॉइंटेड द वे श्रीलंका स्टार्ट देयर इनिंग। आई वाज थिंकिंग कि ये अगेन
आपका 300 रन तक ले जाएंगे, लेकिन 180 अभी उन्हें लास्ट स्कोर देखा था और उनके 8 आउट हो 207 पे चुके 9 खिलाड़ी आउट हैं, 43 ओवर्स का मैच हो चुका है। थे। बस आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से बना लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। हम थैंक्स करना चाहेंगे फरहान फरी राजू साहब की तरफ आना चाहूँगा। क्या कहते हैं फरहान भाई, ख़ास तौर पे एक तो ये कि अब कुछ टीमें हमें स्कोर बोर्ड्स पे, यानी जो पॉइंट्स टेबल है उस पर नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं, और अब थोड़ी थोड़ी पोजीशन डिसाइड होने लगेगी। इंग्लैंड की टीम का 5वें नंबर पे आ जाना, फिर बाकी, क्योंकि तमाम टीमों में से सिर्फ 4 टीमें ऐसी खुशकिस्मत होंगी जो आगे जाएंगी। क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अब जो 2 मैच आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान ने जैसे जमील भाई ने कहा कि खतरे की घंटी बजा दी है, और पाकिस्तान से तो वैसे ही अफगानिस्तान बहुत अग्रेसिव खेलता है, और जैसे इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ हैं, तो अफगानिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए जो है वो रवायती हरीफ ही बनता जा रहा है जिस अंदाज से। और पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स को खेलना अफगानिस्तान के हमेशा से मसला आया है, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है मैं समझता हूँ कि वो निस्बतन कम प्रेशर होगा। हालांकि टीम ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन प्रेशर निस्बतन उससे कम होगा। पाकिस्तान को वो मैच जीत के जो है, क्योंकि पाकिस्तान वो टीम है जिसको कम से कम 6 मैच जीतने हैं, बाकी कोई एक टीम ऐसी भी होगी जो 5 मैच पे भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा रन रेट पे जो है पीछे रहता है, तो पाकिस्तान को 6 मैच हर सूरत में जीतने होंगे। और इंग्लैंड का हारना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा इसलिए बेहतर है कि अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच होगा उनमें से जो भी टीम हारेगी वो 3 मैच हार जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी 10वें नंबर पे चल रही है इस वक्त जी, 10वें नंबर पे है। इंग्लैंड भी 2 मैच हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच हार चुकी है। अब इनका आपस में जो मैच होगा वो 3 मैच हार जाएगी। श्रीलंका, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया जो है, ये तीनों वो टीमें जो अब तक कोई मैच नहीं जीत पाई हैं, ऑल्दो इन्होंने खेले 2-2 मैचेस। अच्छा, जावेद खलील साहब की तरफ भी चलते हैं। सर, क्या कहते हैं आज के मैच में किसको आप देख रहे हैं, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? मेरे ख्याल में आज ऑस्ट्रेलिया जो अपनी जीत के लिए जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि श्रीलंका भी 2 मैच हारी हुई है और वो ऑस्ट्रेलिया भी हारी हुई है। हाँ। तो उसको अगर अगले मरहले में जाना है, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया जो मैं समझता हूँ कि इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी। और जिस तरह से आज श्रीलंका, अभी जुनेद भाई बता रहे थे जिस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया श्रीलंका के बैट्समैन ने, तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि वो जो जीत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ही मुझे डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर, ये अपसेट्स कैसे रहते हैं? कोई टीम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा रन बना जाती है, किसी टीम को, कोई ऐसी टीम जिसको पाकिस्तान ने बड़े आराम से हरा दिया होता है, वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है। क्यों सर, क्या वजह है? एक वजह तो अथर जी भाई ने बता दी कि मैच का जो है वो डे होता है। अच्छा। मैच कोई कैलकुलेटेड नहीं होता। तो एक तो जिस दिन खिलाड़ी की ऊंची उड़ान होती है उस दिन चाहे सामने कोई भी टीम वर्ल्ड क्लास हो, वो टीम उसके सामने सितारे वगैरह कोई सितारे का तो नहीं, मैंने कल भी बताया था आपको, परसों में बताया था कि सूरज और चांद जो है वो मान पड़ गए सितारे के सामने। तो सितारे का मामला ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग पॉइंट व्यू से जो गलतियां एक टीम करती है वो अगली दफ़ा उसको करने से रुक जाती है, और जो बहुत ही ज़्यादा समझती है कि हम बहुत ही स्ट्रांग हैं, वो कोई ना कोई गलती ऐसी कर जाती है जिसकी वजह से उसकी जो पिछली कारकर्दगी है वो मुतासिर होती है। इसके अलावा पिच की सारी सूरत हाल है, सारा माहौल जो है वो 210 रन का टारगेट है और तमाम खिलाड़ी आउट हो गए हैं। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया आज जो है मैच जीतने की बात नहीं है, मैच तो सामने आ रहा है कि जीत जाएगी, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए आज प्रैक्टिस भी कर लेगी। इतना कम उसका इस वक्त मतलब मार्जिन है कि वो आराम से नॉर्मल लेवल पे जाके वो अपना छोटी छोटी टीमों से हार के टीमें आती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे बड़े स्कोर करती हैं। सर, ये असल में हमारे मुल्क में भी ये होता है कि छोटी छोटी जगहों से आते हैं और फिर बड़ी जगह पहुंच जाते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे अथर जी साहब से भी और जमील भाई से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वक्फे का दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट जॉकी स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अब कुछ बात ज़रा अथर जी से हम सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से भी करना चाहेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, क्या पोटेंशियल है, बताइएगा ज़रा सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से मेट्रो चैनल पे आपने जो है वो बात की और इस हवाले से आप बात करना चाहा कि सिंध के जो क्रिकेटर्स हैं और सिंध की जो क्रिकेट है उसके हवाले से बात की जाए। तो मैं समझता हूँ कि सिंध प्रीमियर लीग जो है एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का, और उनके साथ जो है आरिफ मलिक साहब और डायरेक्टर ऑपरेशन नवीद अहमद साहब जो है वो उसके साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ पूरी एक टीम है, लेकिन फ्रंट लाइन पर जो आप देख रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पे जो आप
जी सर, कैमरे को फोकस करके बताएंगे सर। जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, और जो आपको डायरेक्टर प्रेसिडेंट जो सिंध प्रीमियर लीग है आरिफ मलिक साहब और डायरेक्टर ऑपरेशन नवीद अहमद साहब का बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव है ये सिंध के क्रिकेटर्स के लिए, जिसमें सिंध के जैसा कि आपको पता है कि सिंध के इसमें 5 प्लेयर जो अंडर 23 कैटेगरी में जो है वो सिंध के 5 प्लेयर जो 18 का स्क्वाड होगा उसमें लाजमी होंगे। इसके अलावा 21 एज पे जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो कहीं से भी खेल सकते हैं, इवन के बाहर इंग्लैंड से भी कुछ प्लेयर्स हैं वो शायद अंडर 21 कैटेगरी में आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये इवेंट जो है अपना 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। तो फ्रेंचाइज की टीम मुकम्मल हो गई है, फ्रेंचाइज ऑनर्स ने जो अपनी टीम ले ली है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को जो है वो ड्राफ्ट भी हो चुका, कोचेज भी हायर कर लिए हैं, और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स जो है वो इस लीग का जो है वो हिस्सा है। ठीक है, अच्छा 6 टीमें इसमें रखी गई हैं जी, इसमें 6 टीमें हैं जी। कौन कौन से शहर की टीमें जो है इसमें जो है कराची गाजीज है, लाड़काना है, सिंध है, और इसके अलावा जो है वो नवाब शाह की टीम है इसमें है, और इस हैदराबाद की टीम इसमें शामिल है इसमें। अच्छा, इसमें ये टीमें रखी गई। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह हमने PSL में देखा कि बाज़ दफ़ा लोकल खिलाड़ियों को इतना चांस नहीं मिलता, तो मुझे बताएं कि इसमें नेशनल प्लेयर्स भी शामिल करेंगे, कुछ मिक्स करेंगे, या सिर्फ ये प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट जैसे कहना चाहिए वो है? जी डॉक्टर साहब, इस बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चंस किया इस हवाले से। जैसे आपने SPL देखा, हम पाकिस्तान सुपर लीग जो हमारी होती है उसमें उससे 1 स्टेप डाउन रखने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो परमिशन उसको मिली है तो इसी कंडीशन में मिली है कि इसको 1 स्टेप डाउन रखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से। पाकिस्तान की सुपर लीग जो होती है SPL जो है उसमें जो है एक प्लेयर जो है उन्होंने रखा है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेगा, इसके अलावा नेशनल प्लेयर्स इसके अंदर होंगे, और कोशिश की जाएगी कि इसको जो है 50 से ऊपर चैनल्स पे जो है इसको टेलीकास्ट किया जाएगा। जब भी कोई भी लीग या कोई भी क्रिकेट होती है और जब उसको जो है इंटरनेशनल चैनल्स पे जब प्लेयर्स आता है और वहाँ पे परफॉर्म करता है तो जाहिर है वो प्लेयर हाईलाइट होता है। और इसमें जो है जैसे कि कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी, इसी तरह सिंध प्रीमियर लीग में जो है सिंध के 5 प्लेयर होंगे, और उन 5 प्लेयर में जो 2 प्लेयर जो है वो लाजमी टीम का हिस्सा होंगे। मतलब वो जब 2 प्लेयर जब टीम का हिस्सा होंगे तो लाजमी वो परफॉर्म करेंगे तो वो हाईलाइट होंगे। अच्छा, बाकी टीमों में दूसरे सूबों से भी ताल्लुक रखने वाले लोग पार्टिसिपेट? देखिए, जो ओपन कैटेगरी है जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, ये जो कैटेगरी रखी गई थी इसमें जो ओपन कैटेगरी है इसमें कहीं से भी प्लेयर जो पाकिस्तान के किसी कोने से भी प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। ओनली 23 कैटेगरी जो रखी गई है उसमें सिंध से ताल्लुक रखने वाला जो प्लेयर होगा, जिसका डोमिसाइल जिसका शनाख्ती कार्ड सिंध से होगा, सिंध से उसका ताल्लुक होगा, तो वो प्लेयर से पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और वेन्यू क्या रखा गया है सर? नेशनल स्टेडियम कराची होगा। 14 अगस्त मैंने आपको बताया कि 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये खेली जाएगी। 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक खेली जाएगी, और उसके बाद जो इसमें से तकरीबन 2 खिलाड़ी तो यकीनन जाएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। देखिए, इसमें तो पाकिस्तान टीम में 2 या 2 से ज़्यादा भी प्लेयर जा सकते हैं अगर प्लेयर परफॉर्म करता है और उसकी परफॉर्मेंस उसकी शो होती है। और देखिए, ये तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया है प्लेयर्स के लिए कि जब वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो 50 से ज़्यादा चैनल पे जो है टेलीकास्ट किया जाएगा। मैं साथ साथ ये भी बताना चलूँ कि सिंध प्रीमियर लीग का जो सिंध गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 10 साल का एग्रीमेंट है। ये 10 साल होगा, और ये मुख्तलिफ जगहों पर कराची में जो है ये अपने अकेडमीज़ लगाएंगे, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज, बल्कि प्लेयर्स को जहाँ से परफॉर्मर प्लेयर्स होंगे उनको ये बाहर इंग्लैंड की अकेडमीज़ में भेजेंगे, वहाँ से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ से लोग हायर कर लिए गए हैं। जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो जाके इंग्लैंड की अकेडमी में जाके अपने परफॉर्मेंस को मजीद एनहांस करेंगे। 10,000 से ऊपर जो सिंध प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये वादा किया है और ये कहा है कि 10,000 से ऊपर जो है वो जॉब्स सिंध में रहने वाले लोगों को जो दी जाएंगी, जो इसके सिंध प्रीमियर लीग का जो हिस्सा होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जमील साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, क्या कहते हैं? श्रीलंका की बैटिंग हमने देखी पाकिस्तान के खिलाफ, इतना बड़ा स्कोर, उन्होंने 344 रन बना दिए, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो इस वक्त 10वें नंबर पे चल रही है उसके खिलाफ 209 पे पूरी टीम आउट हो गई, 210 का स्कोर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल मतलब जिस तरह पाकिस्तान ने 36 रन के ऊपर अपनी 8 विकेटें गंवा दी थी मैच के अंदर, उसी तरह इन्होंने किया। 125 रन पे इनका पहला विकेट गिरी थी और 209 रन पे 208 या 9 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। तो 84 रन के ऊपर समझने पूरी टीम आउट हो गई इनकी। तो मैं मतलब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जितनी भी खराब सही उसकी कारकर्दगी 2 मैचों में, लेकिन है वो 5 दफे की चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है, 5 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन है वो। तो वो कम बैक करने की सबसे ज़्यादा सलाहियत रखती है, और मैं समझ रहा हूँ कि आज उसका जो है ना कम बैक होगा, वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, वो भी खतरनाक होगा। क्योंकि अगर ये फॉर्म में आते हैं ना, क्योंकि हम ये जो हमारा टारगेट था कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे इंग्लैंड, तो पाकिस्तान इनको पकड़ सकता है। लेकिन अच्छा, चूंकि इनके पास स्पिनर ज्यादा अच्छे नहीं है, इनके पास पेसर अच्छे, हमारे जितने बैट्समैन है वो पेसर को अच्छा खेल रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम इसको देखते हैं ना, आने वाले मैच को जो 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो वो जो मैच होगा ना वो हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट। आज का मैच तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच बासानी जो है ना वो जीत लेगा, क्योंकि टारगेट जो है ना
वो इतना नहीं है जो एक मरहले पे ये लग रहा था कि ये शायद 300 सवा 300 हाँ 125 रन पे जब पहली विकेट गिरी थी तो ये समझा था बड़ा स्कोर करेंगे और जाहिर है जो इनके बैट्समैन थे वो कर रहे थे, ऐसा नहीं था। हाँ समारा विक्रमा ये सब लोग जो है ना परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फरहान साहब, समझते हैं कि कोई दूसरे फैक्टर्स भी क्या टीमों की परफॉर्मेंस में अमल दखल करते हैं? आजकल बड़ी ऐप्स हैं, बैटिंग ऐप्स हैं, तमाम चीज़ें, स्कोर्स की प्रेडिक्शंस चल रही होती हैं, कौन सी टीम 10 ओवर में कितना करेगी, क्या होगा। तो ये तो मुख्तलिफ लीग्स के अंदर भी होता है और प्रीवियस वर्ल्ड कप में जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता है या लीग ख़त्म हो उसके बाद ये चीज़ें सामने आती हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे जमील भाई ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कप बैक करने का सबसे ज़्यादा उसके वो मौका है, क्योंकि उसके पास जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, पेट कमिंस देख लें, इनके हॉजरबेल देख लें या स्टॉक, ये आखिरी वर्ल्ड कप है इनका, इनकी एज आखिरी है, इनका वर्ल्ड कप आखिरी है, ये अपना पूरा जोर लगाएंगे। अगर बैटिंग में देखें वार्नर, स्मिथ, ये भी तजुर्बेकार है, ये भी शायद इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास ज़्यादातर खिलाड़ी, मैक्सवेल, ये भी इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अगले वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, तो ये पूरी कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान की टीम ऐसी है मगर कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं होगा जो अगले वर्ल्ड कप में ना हो, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी जो है पहली दफा वर्ल्ड कप खेलने, ज्यादातर खिलाड़ी ऐसी हैं। आप समझते हैं इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा कोशिश करेगी, जान मारेगी, एक्सपीरियंस ज्यादा है। पाकिस्तान के पास टैलेंट है लेकिन बॉलिंग जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का वो उससे जो खाली नजर आ रहा है इस वक्त। ठीक है, आप क्या समझते हैं जावेद खलील साहब, आज का मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो क्या ऑस्ट्रेलिया का ये मोरल बूस्टर साबित होगा? यानी उसकी एक, जिसे कहना चाहिए कि टीमों से हार के जो ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पे अपने आप को बिल्कुल एक लोवेस्ट नंबर की टीम समझ लेती है, अब उससे ऊपर आने का मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को? जी डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 के हिसाब से खेलेगा और अपने रन रेट को भी बेहतर करेगा और आगे के लिए जिस तरह जमील भाई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित होगा, मैं समझता हूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ से उस राइजिंग पे जाएगा जहाँ पे वो अपने आप को चैंपियन शो करेगी। ठीक है, आप क्या कहते हैं मुनीर भाई, यानी ये जो मैच है अब पाकिस्तान को क्या आज का मैच थोड़ा ऑब्जर्व करके और अब इस हवाले से अपने आप को तैयार करना चाहिए? मेरे ख्याल में ये ज़रूरी तो नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान की टीम है वो पहली दफ़ा ना किसी इवेंट में हिस्सा ले रही है और ना पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने कमाल दिखा रही है। असल जी फोकस ये है कि हम दूसरों की गलतियों पर तवज्जो न दें बल्कि अपने को बेहतर करने की कोशिश करें। हमारा असल में खासा 1992 से और अब तक चला आ रहा है और बीच में भी कई मौक़ों पर ऐसा आया है और शुरू में भी कई सालों तक हमने देखा है कि लोग अब दूसरों की कमज़ोरी की तरफ नज़र करते हैं तो दूसरों की कमज़ोरी पर नज़र रख लेंगे, दूसरों की कमज़ोरी को पकड़ नहीं रहे, जबकि अपनी जो कमज़ोरी है उसको दूर करने के बदले दूसरों को फोकस करते हैं, जिससे अपनी अच्छी जो है चीज़ या अच्छाई जो है वो भी दब जाती है। मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा बैटिंग लाइनअप कि अगर फास्ट बॉलर जैसे आप लोग कह रहे हैं अच्छे हैं, उसके बावजूद हमारे जो शुरू के 4 से 5 खिलाड़ी हैं अगर वो स्ट्राइक रेट के साथ खेलें और थोड़ा से 20, 22, 25 ओवर तक भी ले गए तो मैं समझता हूँ कि 280 से 320 के दरमियान भी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा कि वो इतना स्कोर जो है उस इसके और उसने पहले बैटिंग कर ली तो मेरे ख्याल में श्रीलंका की तरह पाकिस्तान चाहे तो खेल सकता है। असल चीज़ वही है कि जिस दिन वो पिच पे खेल रहे हैं उस पिच की क्या हैसियत है और उस वक्त उनके जो आसाब हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उस दिन का क्या हुआ। हमारा जो खिलाड़ी है वो असाबी तौर पे 1-2 के अलावा सब कमज़ोर हैं। ठीक। जब वो खेलने पे आते हैं तो इतना ज़बरदस्त खेलते हैं कि लगना है कि जनाब ये 350, 450 भी करेंगे, लेकिन जब ये नर्वस होते हैं तो ये 220, 230 को भी चेस करने में मुश्किल कर देते हैं। ठीक है, चलो बस सबसे लास्ट मैसेज देना चाहूँगा वन लाइनर, क्या कहना चाहेंगे सर पाकिस्तान की बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। वजह इसकी ये है कि देखें हर दिन जो है ना वो मुख्तलिफ होता है खेल के साथ। अब अगर हम जो जा रहे हैं ना इंडिया से हार के जा रहे हैं मैच के अंदर और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत कर जा रहा है, नफसियाती बरतरी जो है हासिल होती है। जहां तक मैच हमारा है वो बेंगलोर के अंदर है, पिच वहां पर जो है ना फ्लैट होगी और हाई स्कोरिंग मैच वहां पर होते रहे, बाउंड्रीज वहां की जो है वो छोटी है, तो इस लिहाज से जो मैच है वो तो लगता है कि हाई स्कोरिंग होगा। अब जिस तरह ये जो क्लब कर रही हैं टीमें, ये अगर इस तरह कोई हो गया तो अलग बात है, लेकिन दोनों के पास ऐसे बैटर मौजूद हैं कि इंशाल्लाह ताला वो अच्छा होगा और बड़ा मतलब एक्साइटिंग मैच होगा। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही है, अभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चेंज करना चाहिए। शादाब खान जैसे आपको नजर आ रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है शादाब खान, उनको रिप्लेस करना चाहिए। स्पिन में परफॉर्म नहीं कर रहे, ना ही बैट से ना ही बॉल से। ऑलराउंडर आए थे लेकिन ऑलराउंडर आए थे, ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस आप देख लें, जो भी ऑलराउंडर 3-4 हमने खिलाए, तो मैं समझता हूँ कि एक चेंज करना चाहिए, उसामा मीर को जो है चांस देना चाहिए शादाब खान की जगह। आप क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, मैं फखर जमान को वापस लाना चाहिए। फखर जमान को अभी मेरे ख्याल से इन्होंने 36 रन कर लिए हैं, तो एक मैच और मिलेगा, एक मैच के बाद फिर फैसला करेंगे फिर आगे के पूरा फुल फ्लैश होकर फखर जमान को चांस दें, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर चांस दे दिया तो फिर बोलेंगे एक मैच के बाद चेंज कर दो, तो अभी एक मैच और दे देते हैं। उसके बाद ओसामा मीर को आना बहुत जरूरी है, चाहे वो नमाज के बदले आए या फिर शादाब के बदले आए। मुझे शादाब के बदले वो लेग स्पिनर दो एक साथ नहीं खेल सकते, तो शादाब के बदले अब्दुल्ला शफीक को अब्दुल्ला शफीक को नहीं चेंज करना चाहिए, वो उसकी साउंड क्लास अलग है उसकी प्ले। जी आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में वेन्यू फैसला करता है कि किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, कैसी विकेट है, तो उसके हिसाब से वो देख करके मैनेजमेंट फैसला करती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शादाब के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान बन रहा है, तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ चेंज भी किया जाएगा। जिस तरह से फखर को रेस्ट दिया गया है, उनको भी रेस्ट दिया जाएगा, और कोई किसी दूसरे बॉलर को, जो उसामा मीर है ज्यादातर उनको लोग नाम ले रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ परफॉर्मेंस, जब खिलाड़ी को मौका मिल जाए तो उसे परफॉर्मेंस देनी होती है। जी मुनीर भाई, मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शदाब को ही वो खिलाएंगे, और शदाब को खिलाने का मकसद ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ क्लिक कर गए तो पूरा वर्ल्ड कप भी माशाल्लाह खेलते चले जाएंगे, और अगर नहीं किया तो फिर उनको कह सकते हैं कि भाई इससे ज़्यादा हम क्या तुम्हारी हिमायत करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो फिर उसके बाद उनका रेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपका, जावेद खलील साहब आपका शुक्रिया, फरहान फरीद, राजू साहब, जमील साहब आपका शुक्रिया, अर्थर जी आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।